सर जो जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें लगभग 60 दिन का समय होने जा रहा है, लगभग 2 महीने, जबकि वो लोग वहाँ पर जो धरना है वो दे रहे हैं। वहीं पर एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो पूर्व सैनिकों के बीच में मनमुटाव की जो बार बार जो खबर है वो आ रही है। एक है सुरेंद्र पहलवान और कपिल फौजी, इन दोनों के बीच की जो रिफ्ट है वो बार बार जो लोग हैं उन्हें देखने को मिल रही है। सर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, परिवार में अगर दो भाई हैं तो कभी कभी थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है, लेकिन ये 19-20 है। और इस 19-20 को दूर किया जाना बहुत आसान काम है और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त बहुत कम समय में इन चीज़ों को हम पाट के बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पर हमें सफलता हर हालत में लेनी। तो सर ये है, ये वाला जो रिफ्ट है इन दोनों के बीच में शुरू कहाँ से हुआ है? देखिए, जब कोई कदम उठाते हैं तो कदम के साथ में डगमगाहट थोड़ी बहुत होती है कि हम्म। ये पॉजिटिव है, हम नेगेटिव हैं। लेकिन जब एक गाइडलाइन सही ढंग से मिलता है, एक ऑब्जर्वेशन इनको मिलता है, तो वहाँ पर मजबूत कदम हो जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत कम समय के अंदर इन दोनों लोगों का जो कदम होगा एक होगा, और हम लोग सब सब लोग पूरे जैसियो जमान समाज एक कदम के साथ में आगे बढ़े। सर आप एक कदम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिफ्ट है अगर वो इसी तरीके से चलता रहा तो आप खुद आंदोलन से, जो ओआरओपी का जो आंदोलन है उसके आप जनक रहे हैं, आप उसमें जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया है। तो इस तरीके के जो रिफ्ट है अगर इसी तरीके के बार बार आते रहे तो उसके बाद में वो कैसे होगा कि जो लक्ष्य इन लोगों को पाना है पूर्व सैनिकों को, वो कैसे पाएंगे? देखिए, इसमें होता है कि अगर बीच रास्ते में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, हम्म। तो अगर हम अपनी गाड़ी को की स्पीड को अगर ज़्यादा तेज कर दिए, तो थोड़ी बहुत जो अड़चनें होती है वो अपने आप साइड हो जाती है, और जो रफ्तार से गाड़ी जा रही है वो आगे निकल जाती है। तो जो हमारा OROP 2 का जो जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे ये अपने आप छटती छटती जाएगी, जो दिखते हैं वो छटती जाएगी, और हम लोग पूरे एक मंतव्य एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा सर, आप साथ में एक सोशल वर्कर भी हैं और आपको उसके लिए सम्मानित भी किया गया है, आप जो सोशल वर्क करते हैं। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आपको सम्मानित किया गया है? जी, आज ये मैं बोलूं कि जो 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूं 2014 से ही, 2015 में हम लोगों ने आंदोलन भी दिया, और OROP में हम लोगों को ऐतिहासिक सफलता भी मिली। वो ये पाठ और उन लोगों का जो प्यार मोहब्बत और जो उन लोगों की दुआएं रही, वो भी एक कारण है। दूसरा कारण ये रहा कि पिछले 20 सालों से नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके करियर के लिए, सरकारी नौकरी हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार हो, उसके ऊपर भी उन लोगों को बहुत तरह के रास्ते बना रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं, और उनको आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जिम्मा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और करीब करीब हजारों से भी ज़्यादा जो नौजवान है, युवा हैं, उनको न किसी रूप में मदद कर DDVF जो हमारी NGO है उसके मार्फत उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों का जो रिकमेंडेशन है, प्यार है, जो हमें राष्ट्रीय स्तर का एक चेहरा बनाया, और उसका उसी की उपलब्धि है कि हमें डॉक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा गया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि थैंक आपको यू। जो डॉक्टरेट की जो डिग्री है उससे नवाजा गया है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा जो आपका सोशल वर्क है उसकी तरफ लेके जाना चाहूँगा कि जो सोशल वर्क है आप मतलब किस तरीके का और जो काम है एक्स सर्विसमैन को छोड़कर आप और किस तरीके का जो काम है वो कर रहे हैं या फिर आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं? जी, देखिए, हमारे भारतीय समाज में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत हम्म। है। एक एजुकेशन, और दूसरा जीविका। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आधार मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप कन्वेंट स्कूल ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल ले लीजिए, वहाँ इंग्लिश की जो रूट की पढ़ाई है, कंपोजिशन की जो पढ़ाई है, हम्म। नहीं के बराबर होती, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर की पढ़ाई होती ही नहीं। आप बच्चे से पूछिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है, वोकेबुलरी क्या होता है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये मामूली सी चीज़ें हैं लेकिन पता नहीं है। लेकिन ये बेस है, अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है तो आप आगे कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा DDBA फाउंडेशन है वो 4th क्लास से और 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करता है। उसमें उनका करियर ओरिएंटेशन पावर भी बढ़ाते हैं, एकेडमिक की जो उनकी पावर उसको भी बढ़ाते हैं, एक जो ओलंपियाड की कंसेप्ट उसको भी बढ़ाते हैं, एक उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसको भी बढ़ाते हैं। सो जो ये 4th क्लास से लेकर 8th तक का जो ये 5 साल का अवसर हम लोगों को मिलता है, उसमें हम अपनी पूरी फैकल्टी टीम के साथ में बच्चे को एकदम जो बोलते हैं ना कि एक रॉ मटेरियल गोल्ड से आपने उसको ज्वेलरी कैसे बनाओगे, तो हम उनको एक अच्छे ज्वेलरी बना के गार्जियन को सपोर्ट करते हैं और देश के लिए उसको समर्पित करते हैं, जो आगे चल के हमारे भारत नवनिर्माण में एक बहुत बड़ा हिस्सा योगदान देगा। मतलब कोयले में छिपे हीरे को आप तराशेंगे। जी जी बिल्कुल, कोयले से ही कोयले में से निकाल के हीरे बनाना है और हीरे बनाकर उनको देश के लिए कामयाब बनाना है। अच्छा सर, जो इसी में आप बात करें कि जो बेसिकली जो एक गरीब लोग हैं या फिर जिनके पास संसाधन नहीं है, उन लोगों को आप जो है स्किल डेवलपमेंट देना चाहते हैं। जी जी सर, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो आती है कि बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। जैसे कि जो काफ़ी जब आप अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग होते हैं, वो ऐसी जगहों पर जो अपने बच्चे होते हैं उन्हें भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनका जो पैसा है वहाँ पर खर्च ना हो। फिर बात वही हो जाती है कि जो गरीब लोग हैं वो रह जाते हैं। इसमें ऐसा होता है, सबसे पहली बात कि अगर आप कोई बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो जो विरोध है और विरोधाभास है इसको बिल्कुल आगे लाने मत दीजिए। तो जो बड़ी मछली है, हम कुछ ऐसा काम ही नहीं करना चाहते हैं कि बड़ी मछली को ये लगे कि हमारा रास्ता कहीं ना कहीं डगमगाएगा। हम उनके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके सपोर्ट में हर बुनियादी जरूरतों को पूरा कराते हैं ताकि बड़ी मछली का हमें भरपूर सपोर्ट मिल जाए। तो इसमें जिस तरीके की आप जो ये चला रहे हैं प्रोग्राम को, इसमें कितनी फीस लेंगे, किस तरीके से बच्चे आपसे कांटेक्ट करें, ये भी थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। इसमें देखिए ऐसा है कि जो भी जिन बच्चों का नामांकन यहाँ होता है हाँ, उनसे फीस नहीं ली जाती है। ठीक है। जो भी बच्चे या गार्जियन हाँ, जो भी बच्चे या गार्जियन जितना सक्षम होते हैं उनकी वो अपनी श्रद्धा के अनुकूल सपोर्ट करते हैं। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि वो पैसे ही फीस के रूप में देकर सपोर्ट करें। संस्था चल रही है उनको पता है, संस्था में सुविधाएं मिल रही है उनको पता है। तो कुछ गार्जियन या परिवार ऐसे होते हैं जिनके जो संसाधन से संपन्न होते हैं, वो सहयोग देते हैं और उस सहयोग के सहारे ये संस्था चलती है। और जो लोग सक्षम नहीं है उनको सब सपोर्ट देकर हम लोग ऊपर उठाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उन बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनकी पहचान आप किस तरीके से करेंगे कि हाँ इनको वास्तव में इन चीज़ों की ज़रूरत है और आप उनको देंगे? देखिए इसमें एक तो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया बना हुआ है EWS का, वो भी एक पैमाना है। और दूसरा जो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में लाते हैं। हमारी जो एनालाइजिंग टीम है वो भी इसको हर तरह से इवेलुएट करते हैं कि कहाँ क्या क्राइटेरिया बन सकता है। उसके बाद पूरे फिल्टरिंग हर तरह की सिस्टम बनाने के बाद, ताकि किसी बच्चे को बाद में नुकसान ना हो, उनको दिखते ना आए कि प्रतिभावान बच्चे हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम मेरिट वाले बच्चे आते हैं और आगे उनको ये लगे कि परिवार की वजह से गार्जियन की वजह से उनको किसी तरह की दिक्कत ना आ जाए। इसलिए हम लोग शुरू में ही हर तरह की उनकी पैमाना तैयार कर लेते हैं, उनकी रिपोर्ट बना लेते हैं, फिर उनका एडमिशन करते हैं और उसके बाद पीछे मुड़कर हम लोग नहीं देखते। तो सर, उसके लिए एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा? एडमिशन का प्रोसेस उनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहेगा कि जैसे हम 4th में एडमिशन लेते हैं तो 3rd उनका क्वालिफाई होना चाहिए, 4th क्लास में रनिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5th का हो गया, 6th का हो गया, 7th का हो गया, 8th का हो गया, इस तरह से रोटेशन चलता है, एडमिशन लेते हैं और उनकी हम ट्रेनिंग का प्रोविजन बना के चलते हैं। क्या उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह लेंगे या फिर कोई भी आके एडमिशन ले सकता
जी नहीं, टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जब बच्चा एडमिशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले एक टेस्ट होता है उनकी, आईक्यू टेस्ट जिसको बोलते हैं। टेस्ट लेने के बाद हम फिर रिपोर्ट बनाते हैं कि किस तरह से हम बच्चों का एडमिशन लेंगे और उनको किन 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 साइड में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इनके जो डेवलपमेंट है करियर की, किस ओर लेकर जाएंगे, ये भी रिपोर्ट हम बना के देते हैं कि ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा करेगा, ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा करेगा। सो उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ में ये भी हम एनालाइजिंग बनाते जाते हैं कि हम किस बच्चे से किस और उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, बच्चे को एडमिशन तो दिला देंगे पर उनके जॉब की गारंटी जो होती है, जॉब प्लेसमेंट कराने की, वो सबसे बड़ी समस्या होता है। जी बिल्कुल सही उसको आपने, आप कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल रोहित जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। एक फेज होता है कि अगर हम किसी बच्चे को 8th तक पढ़ा रहे हैं तो 8th तक उनको इतना स्किल्ड कर देते हैं कि जब वो 12th करते हैं तो उनके पास किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर कोर्स करने की, भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको इतना मजबूत कर देते हैं कि वो क्वालिफाई कर लेते हैं। इन केस अगर कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर लेता है, कर पाता है, तो उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो हम ग्रेजुएट बच्चों को लाइक बैंकिंग एसएससी के लिए तैयारी करवाते हैं, उसमें भी उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। वहाँ भी कोर्स की फीस की कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, जो भी प्रोविजन बनता है वो करते। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हुए हैं जो क्वालिफाई किए, जॉब में गए, जॉब में जाने के बाद भी उनको लगा कि नहीं हम इस इंस्टीट्यूट से आए हैं, यहाँ बिना फीस का पढ़ा है, हमने हर तरह का सहयोग मिला है, तो वो अपने स्वेच्छा से डोनेट भी करते हैं, संसाधन के रूप में भी करते हैं। और ऐसे जो भी उनको प्रोविजनिंग लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन को, इस एनजीओ को इस चीज़ की ज़रूरत है और वो हम सपोर्ट कर दें। अभी जो ये वीडियो है हमारे चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने से लोग देख रहे हैं और इसके अंदर देश के कोने कोने से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं या बच्चे के एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आप तक कांटेक्ट करें ये भी बता दीजिए। जी हमारा वेबसाइट भी है ddvf.org.in, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं उन सभी इंस्टीट्यूशन चलाने वाले भाइयों बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आप अगर कोचिंग अपने घर में भी चलाते हैं या अपने किसी रेंट में चलाते हैं या कहीं भी चलाते हैं, तो आप अपने कोचिंग के साथ में हमारा जो DDVF की क्राइटेरिया है, जो पैनल है, जो हम प्लानिंग लेके चल रहे हैं, इसको आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में काम करें कि कोई बेरोजगार न रहे। या तो सरकारी नौकरी ले ले या फिर स्वरोजगार में अपनी सिस्टम बना ले। ठीक, धन्यवाद।